नमस्कार दोस्तों। ठीक है, 12वीं फिजिक्स के इस वीडियो सीरीज़ में आज हम अपन बात करेंगे कूलाम्ब्स के नियम के बारे पर। ठीक है, याद रखिए यदि हम कूलाम्ब्स के नियम को लेकर बात करें तो अपने को कितने पॉइंट स्टडी करना है। सबसे पहले अपने को जानना है कि कूलाम्ब का नियम का परिचय क्या है, अर्थात वो क्या है। दूसरा नंबर में हम बात करेंगे उसका कथन क्या है। कथन के बाद हम बात कर लेंगे पॉइंट नंबर 3 में उसका गणितीय व्याख्या कैसे की जाती है। गणितीय व्याख्या के बाद उसका हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। इंपॉर्टेंस अर्थात महत्व, महत्व के बाद उसकी विशेषता, विशेषता के बाद क्या हो जाएगा अंतिम में सीमाएं में। इतना देखने के बाद ये कूलाम्ब का नियम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि कूलाम्ब के नियम के परिचय को लेकर बात करें तो आपको क्या याद रखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला परिचय में याद रखिए आप कि याद रखिए इस नियम को 1784-85 के आसपास कूलाम्ब के द्वारा दिया गया था। तो कूलाम्ब के द्वारा दिए जाने के कारण ही इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम्ब के नियम के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 यदि परिचय में लेकर बात करें तो याद रखिए जो कूलाम्ब का जो नियम होता है वो स्थिर आवेशों पर लागू होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है हम पीछे बात कर चुके हैं। और जब वही आवेश एक जगह चुपचाप मतलब अपनी स्थिति पर हिले डुले, बिना हिले डुले चुपचाप रहता है अपनी स्थिति पर फिक्स, तो उस आवेश को हम क्या बोलते हैं, स्थिर आवेश। और जब वही आवेश मोशन करने लगे तो उसी को हम गतिशील आवेश कहते हैं, जिससे कि क्या बनता है, करंट बनता है। तो हमारा जो कूलाम्ब का नियम है वो किस पर लगता है, स्थिर आवेशों पर लागू होता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 को लेकर आप बात करें तो याद रखिए जो कूलाम्ब का नियम होता है वो बिंदु आवेशों पर कार्य करता है। बिंदु आवेश क्या होता है भाई, ठीक है, सपोज ऐसा कोई आवेश है जो दो आवेश जिनका जो आकार है उनकी बीच की दूरी में बहुत छोटा है। यदि बीच की दूरी सपोज 1 किलोमीटर ले लिए और इसका आकार क्या है, मात्र 1 सेंटीमीटर का क्या है इसका व्यास है, तो उस कंडीशन में इन दो आवेश को हम क्या बोलेंगे, बिंदु आवेश कहते हैं। अर्थात बिंदु आवेश ऐसा आवेश होता है जिनका जो आकार होता है उसकी दूरी की तुलना पर क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ऐसे आवेश को हम क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में याद रखिए हम जानते हैं, पीछे बात कर चुके हैं हम कि भाई दो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात हम बात करेंगे तो दोनों के बीच, या फिर सीधा सीधा बात करते हैं, देखिए दो जो आवेश होते हैं, ये पहला आवेश है और ये क्या है, दूसरा आवेश है। यदि दोनों सजाती हैं अर्थात प्लस है या प्लस प्लस है, ठीक है, तो दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि दोनों माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो उनके बीच कौन सा का बल कार्य करता है, आकर्षण बल। पीछे हम देख चुके हैं। अर्थात दोनों ही कंडीशन पर दोनों आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है। तो इसके बीच लगने वाला बल का मान कितना होगा, इसी को बताता है कौन, अपन कूलाम्ब का नियम। ठीक है, तो परिचय में हमने क्या बात की कि इसको कूलाम्ब के द्वारा दिया गया था, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको कूलाम्ब के नियम कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में ये स्थिर आवेशों पर लागू होता है। पॉइंट नंबर 3 ये बिंदु आवेशों पर लागू होता है। और पॉइंट नंबर 4 में ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताता है कि वो दो आवेश के बीच लगने वाला बल का मान कितना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका कथन। इसका कथन क्या कहता है समझिए। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास दो आवेश है Q1 और Q2। सपोज इसका परिमाण अभी मैं ले लिया 3 कूलाम्ब और इसका भी ले लेता हूँ 3 कूलाम्ब। तो यदि ये दोनों के बीच लगने वाले बल को लेकर अपने को बात करना है तो सपोज ये दोनों में जो क्या, अब मान लेता हूँ कि प्रतिकर्षण दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, तो सपोज अभी 3 न्यूटन के बल से क्या कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था। तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा। तो अब बताइए कि यदि इसके परिमाण को मैं बढ़ा दूँ, अर्थात जो 3 है उसको मैं 9 कूलाम्ब और 9 कूलाम्ब कर दूँ, तो क्या अभी भी वो 3 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेंगे? तो आप क्या बोलेंगे, नहीं। उस कंडीशन में चूंकि परिमाण बढ़ गया तो इसके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान भी बढ़ जाएगा। अर्थात जो 3 न्यूटन लग रहा था अब सपोज कितना न्यूटन लगा भाई, अब 9 न्यूटन बल लगने लगा। और जैसे जैसे परिमाण को बढ़ाते जाऊंगा, 12 किया तो बल का मान भी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे मैं आवेश के परिमाण को बढ़ाते जाता हूं उसके बीच लगने वाले बल का मान भी बढ़ने लगता है। इसी को अनुत्क्रमणपाती बोलते हैं। और देखो यदि मैं दूरी को बढ़ा देता हूं, सपोज 3 कूलाम्ब आवेश अभी भी है और सेंटीमीटर कितना था, दोनों की भी 3 सेंटीमीटर दूरी पर था। यदि मैं दूरी को बढ़ा दूं, सपोज 9 सेंटीमीटर कर दूं, तो अब बताइए उतना ही बल लगेगा क्या, नहीं। अब बल का मान चूंकि दूरी बढ़ गया तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात इन दोनों से हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि जो लगने वाला बल होता है दोनों आवेशों के परिमाण पर सीधा सीधा निर्भर करता है। अर्थात इसी को अनुत्क्रमणपाती बोलते हैं। और दूसरा नंबर में दूरी पर क्या करता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। जैसे जैसे दूरी को बढ़ाते जाऊंगा दोनों के बीच लगने वाला बल का मान क्या होता जाता है,
कम होता जाता है। ठीक है, तो इसी को लेकर हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमने क्या समझा कि जो बल होता है बेसिकली दोनों आवेशों के जो परिमाण होता है उसको बढ़ाने पर बढ़ता जाता है अर्थात अनुत्क्रमणपाती होता है, और दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर उसका मान कम होते जाता है अर्थात वो व्युत्क्रमणपाती होता है। इसी पर क्या लिया गया, वर्ग लिया गया है। तो ये जो कथन है, ये जो अपन व्यंजक देख रहे हैं, यही क्या है, कूलाम का नियम को शो करता है। और इसी को लेकर हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे भाई, किसको क्या बोलते हैं, किस पर लगने वाला बल अनुत्क्रमणपाती है और क्या है, परिमाणों के, और उसके बीच की दूरी की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी जो व्यंजक उसको हम कथन के फॉर्म पर लिखेंगे। और ये बेसिकली ये नियम समान है गुरुत्वाकर्षण के नियम से। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता था, F बराबर क्या है, G m1m2/r²। ठीक है, अर्थात वो वहाँ पर पार्टिकल के लगता था। तो यहाँ पर यदि हम कथन को लेकर बात करेंगे, कूलाम का नियम क्या बोलता है, तो इसके अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इन स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल, पहला उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन बोलता है, कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, या वो आकर्षण हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण, पहला उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा दूसरा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बोलता है कथन। चलिए अब इसके हम गणितीय व्याख्या को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो गणितीय व्याख्या को लेकर बात करते हैं। तो मान लेता हूं मैं दो आवेश, सपोज कर लिया ये दो आवेश है, एक क्या है Q1 है और दूसरा क्या है QT है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, अभी R है। इतना दूरी पर रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि यदि, ठीक है, दो आवेश क्या है Q1 व Q2, ठीक है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो तो दूसरा नंबर में क्या देखेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, क्या कहता है कि उनके बीच लगने वाला बल, यदि F को लेकर बात करूं तो उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती, दैट मीन्स Q1 Q2 दोनों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती होगा। इसको मेरे समीकरण नंबर 1। ये दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसे लिख देंगे, तो पॉइंट नंबर क्या हो गया, सेकंड हो जाएगा। अब देखिए दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ, तो समीकरण 1 व 2 से इसको हम कंबाइन कर देते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। अब जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का जो हम क्या लगा साइन हटाते हैं तो अपने पास क्या लगता है भाई, एक कांस्टेंट आता है। तो इसको जब हटाऊंगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R², जहाँ K क्या है, अब बताइए क्या क्या है अपने पास, एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसका जो मान है दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, दोनों के बीच हम कौन से माध्यम रखे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि दोनों के बीच हम क्या रखें, वायु रखे हैं कि जल रखे हैं, क्या रखे हैं कि हमने किसी सॉलिड को रख दिया दोनों के बीच, इस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा दूसरा नंबर में डिपेंड करता है मात्रक के पद्धति पर, कि हम कौन सी मात्रक की पद्धति पर मेजर कर रहे हैं, कि CGS पर माप रहे हैं कि SI माप पर माप कर रहे हैं, किस पद्धति पर, किस पर माप रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो इसका मान कुछ के लिए फिक्स है। देखिए यदि हमारे पास जो माध्यम ले लेता हूँ, सपोज वायु ले लेता हूँ या फिर निर्वात ले लेता हूँ, और यदि मात्रक की पद्धति SI पद्धति है तो जो K का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट ये जो है वायु की विद्युतशीलता कहलाती है। विद्युतशीलता क्या होती है, मैं अगले वीडियो में क्या करेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो मान है फिक्स होता है, कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 क्या होता है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके मात्रक
इसका वैल्यू सभी को हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में कि विद्युतशीलता क्या होती है। ठीक है, यदि इसका वैल्यू कि यहाँ जब रखोगे ना तो देखो क्या आएगा, 4 तो 4 होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7, दैट मीन्स 3.14 आता है। और हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ से जब पुट करेंगे 8.854 × 10⁻12, तो इसका जो वैल्यू है सीधा सीधा आपको याद रखना है, आता है 9 × 10⁹। ये न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है आपको याद रखना है, k बराबर या फिर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 9 × 10⁹। इसका वैल्यू चलो अब यहाँ रख देते हैं, तो देखिएगा दोनों के बीच लगने वाला बल आ जाएगा कूलाम के नियम से, आपको इसको सीधा याद रखना है। क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह हमने रख दिया, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r²। ये है दोनों के बीच लगने वाला बल, और इसको हम चूंकि SI में देख रहे हैं तो इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई कि जब भी हम बोले कि दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम का नियम क्या है, तो आपको सीधा दिमाग पे आना चाहिए कि F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r², जहाँ r क्या है दोनों के बीच की दूरी, Q1 Q2 उसका परिमाण है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है वायु की विद्युतशीलता। अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमने बात की परिचय के बाद, परिचय के बाद हमने कथन बात की, कथन के बाद गणितीय व्याख्या। अब देखिए चूंकि बल एक सदिश राशि होती है तो बल की दिशा भी तो होगी, तो बल की दिशा कहाँ होती है, तो जो बल की दिशा होती है इस स्थिति पर वो होती है दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। दोनों आवेशों को केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी के अनुदिश क्या होती है बल की दिशा होती है। ठीक है, तो बल की जो दिशा है उसको हम समझने का एक बार और क्या करेंगे प्रयास करते हैं। चलिए दिशा को लेकर समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है कि दोनों आवेश के बीच लगने वाले जो बल होती है उसकी जो दिशा होती है उनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। समझने का प्रयास करते हैं, देखिएगा मान लेते हैं पहला आवेश क्या है Q1 है, दूसरा आवेश क्या है Q2 है, दोनों के बीच की दूरी क्या है r है। ठीक है, तो यहाँ बल चूंकि देखिए दो कण है तो दोनों एक दूसरे पर बल लगा सकते हैं। तो यहाँ कथन को समझिएगा, लिखने का तरीका क्या है कि पहले आवेश द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल हमेशा क्या करेंगे राइट से लेफ्ट चलेंगे, और यदि दूसरे आवेश द्वारा पहले पर लगने वाला बल ऐसे शो करेंगे, हमेशा उल्टा ना, पहले आवेश द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल और दूसरे आवेश द्वारा पहले पर लगने वाला बल। ठीक है, तो सपोज दो प्रकार के कण है, मैं हूँ और यहाँ पर एक चेयर रखा हुआ है, तो यदि ये जो आवेश है इस पर जब बल लगाएगा, अर्थात मैं जब चेयर पर बल लगाऊंगा तो मैं तो चुपचाप खड़ा रहूंगा ना, जो इरेक्शन होगा चेयर पर होगा। ठीक है, तो जब मैं उस पर बल लगाऊंगा तो चेयर क्या होगा, देखो यदि दोनों क्या है अपने पास प्लस प्लस लेता हूं, दोनों जब प्लस प्लस लेता हूं या फिर माइनस माइनस लेता हूं तो क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा, दैट मीन्स चेयर क्या हो जाएगा दूर जाएगा। जब चेयर दूर जाएगा तो उस पर लगने वाले बल कहाँ जाएगा इधर लगेगा, दैट मीन्स ये क्या है पहले आवेश द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल। अब उल्टा सोचो, दूसरा भी तो बल लगा सकते हैं, तो यदि वो चेयर मुझ पर बल लगाएगा तो चूंकि सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण कार्य करेगा, तो मैं कहाँ चला जाऊंगा पीछे, दैट मीन्स इस कंडीशन पे बल किधर लगेगा इधर, दैट मीन्स ये है दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर लगने वाला बल। इस प्रकार से अब सपोज यदि दोनों सजाती हो गए तो ये तो सजाती है, तो यदि दोनों विजाती हो जाएंगे तो कैसा होगा चलिए समझते हैं। यदि दोनों के बीच की दूरी r है, ये क्या है Q1 है और Q2 हम मान लेते हैं ये प्लस और ये क्या है माइनस है, तो देखिए इस कंडीशन में मैं प्लस हूँ वो माइनस चेयर, तो मैं यदि बल लगा रहा हूँ तो वो चेयर पर चूंकि आकर्षण बल लगेगा चेयर कहाँ जाएगा इधर आएगा, दैट मीन्स पहले आवेश द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल किधर जाएगा ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा पहले आवेश द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल। अब उल्टा सोचो, यदि वो चेयर मुझ पर बल लगाता था, ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर बल लगाएगा तो भी आकर्षण बल लगेगा, दैट मीन्स इस कंडीशन में वो लगा रहा है तो मैं किधर चला जाऊंगा उसके पास, दैट मीन्स इस कंडीशन पर ये आवेश किधर खींचा चला आएगा इधर, दैट मीन्स ये है दूसरे आवेश द्वारा पहले पर लगने वाला बल। तो इन दोनों कंडीशन में देखेंगे तो बल की दिशा हमेशा ये देखिए दोनों आवेशों को केंद्र के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ऐसे जब आगे बढ़ाऊंगा तो इसलिए कहा जाता है कि कूलाम के नियम में जो बल की दिशा होती है दोनों आवेशों को केंद्रों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, अब उसके हम बात करें, उसके बाद हम बात कर लेते हैं महत्व के बाद, महत्व के बारे में। तो बल की दिशा के बाद महत्व, तो महत्व को समझिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट में देखिए यहाँ पर जो बल F की जो दिशा है, अभी हमने बात की दोनों आवेशों को केंद्रों की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, और केंद्र की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होने के कारण ही हम बोलते हैं यह जो बल है एक क्या है केंद्रीय बल है।
ठीक है। दूसरा नंबर में यदि इंपॉर्टेंस को लेकर बात करें तो देखिए यदि दोनों ही कंडीशन पर अब बल की देखोगे तो देखिए पहले कंडीशन पर जब दोनों आवेश सजाती था तो एक बल उधर जा रहा है जब ये बल इस पर लगाता है और दूसरा बल इधर लग रहा है, दैट मीन्स दोनों का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, इधर जा रहा है और कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। दूसरा कंडीशन में देखेंगे तो एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन पर जो बल होता है पहले आवेश द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल और दूसरे आवेश द्वारा पहले पर लगने वाले बल, दोनों तो परिमाण में बराबर है चूंकि Q1 Q2 तो सेम है और दूरी क्या है r है, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण क्या हो जाते हैं, निगेटिव साइन से प्रदर्शित करते हैं। तो यह सेम टू सेम कैसा होता है भाई, न्यूटन के तृतीय नियम वो क्या कहता है कि प्रत्येक जो बल के बराबर मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो ये सेम टू सेम है, इसलिए हम बोलते हैं कि अपन जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है, उसी के जैसा सेम टू सेम है ये। ठीक है, तो महत्व में पहला कि कूलाम का नियम क्या है, एक केंद्रीय बल है। दूसरा कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन की तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, अगला हम देखिए महत्व के बाद किसके बारे में बात कर लेते हैं, विशेषता के बारे पर। तो विशेषता को यदि हम समझना चाहते हैं तो देखिए चूंकि अपना सिलेबस बहुत वाइड है भाई, तो यदि हम उस कंडीशन पर हम विशेषता को याद रखना चाहते हैं एग्जाम पर, है ना, तो उस कंडीशन में कुछ ट्रिक याद रखते हैं। चलिए, तो लगभग 4-5 विशेषता, तो ट्रिक याद रखिएगा। पहला कि स्वर्ग, स्वर्ग कहाँ होता है भाई, ऊपर, लेकिन ऊपर में सबसे पहले क्या मिलेगा, निर्वात। तो स्वर्ग कहाँ है, निर्वात में। बोला जाएगा कौन सबसे पहला गया था, तो बताइए न्यूटन पहले गया था, यही आपका काम बिगाड़ा था ही नहीं। और न्यूटन कहाँ जाएगा, निर्वात के केंद्र पर, और केंद्र पर जाकर न्यूटन क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। ये अपने पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है भाई, पहला कि स्वर्ग, स्वर्ग कहाँ है, सॉरी क्या है, स्वर्ग, ये देखो स्वर्ग। तो स्वर्ग कहाँ है अब बताएंगे, स्वर्ग कहाँ है, निर्वात में। सबसे पहले कौन गया था, न्यूटन गया था, और न्यूटन वो किस पर कहाँ गया था, निर्वात के केंद्र पर, केंद्र पर जाकर क्या हो गया था, वो संरक्षित हो गया था। तो स्वर्ग से आप पहला याद रखिएगा वर्ग, दैट मीन्स जो कूलाम का नियम होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करता है, पालन करता है। व्युत्क्रम कहने का मतलब होता है उल्टा, और वर्ग कहने का तात्पर्य होता है स्क्वायर। हमने अभी कथन में देखा कि F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में r स्क्वायर। तो देखिएगा ये क्या है, उल्टा, मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रम, और r में स्क्वायर लगा है तो वर्ग। तो इसलिए बोलते हैं कि कूलाम का जो नियम है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। दूसरा नंबर में विशेषता में याद रखिएगा तो जो कूलाम का नियम होता है निर्वात से क्या है, ये निर्वात में भी क्या करता है, कार्य करता है। इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, दूसरा नंबर में देखिएगा न्यूटन से आप क्या याद रखेंगे, तीसरा पॉइंट में ये देखो न्यूटन के तृतीय नियम का ये क्या करता है, पालन करता है। दैट मीन्स जो कूलाम का नियम होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। और ये क्या कहता है भाई तृतीय नियम, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। चौथा नंबर पॉइंट में केंद्र से याद रखिए केंद्रीय बल। देखो तो क्या है, ये जो कूलाम का नियम होता है वो क्या होता है, इसके अनुसार लगने वाला बल एक केंद्रीय बल होता है, अर्थात उसकी जो दिशा होती है दोनों आवेशों को केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, संरक्षित से याद रखिएगा जो कूलाम का जो नियम में जो लगने वाला बल होता है वो एक संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल कहने का तात्पर्य होता है कि इसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो पथ की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इसकी विशेषता है, 5 पॉइंट में याद रखना है। कूलाम के नियम की विशेषता पॉइंट नंबर फर्स्ट के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, सेकेंड निर्वात में भी कार्य करता है, थर्ड न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, चौथा नंबर में केंद्रीय बल है, और अंतिम में क्या याद रखेंगे, क्या होता है, एक संरक्षी बल होता है। और सभी का मीनिंग आपको दिमाग में याद रखना, एग्जाम में केवल एक पॉइंट में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अंतिम कूलाम के नियम में अपने को लेकर बात कर रहे हैं, किसको लेकर बात करेंगे, यदि हम सीमाएं को लेकर बात करेंगे तो सीमाएं में आप याद रखिए कहाँ पर से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो सबसे पहले देखिएगा परिभाषा में ही आप देखेंगे तो केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता था। ठीक है, तो जो कूलाम का नियम है केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है, जो गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होता। ये इसकी पहली सीमाएं है। दूसरा आप देखेंगे तो ये केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है, पॉइंट चार्ज, जो बड़े आवेश होते हैं उस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो पहला सीमा क्या था, स्थिर आवेशों पर लागू होता है, गतिशील आवेशों पर नहीं लागू होता। दूसरा केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है, और जो उससे बड़े आवेश होते हैं उस पर लागू नहीं होता। इसके अलावा अब हम दूरी को लेकर बात करें
तो देखिएगा जो कूलाम का जो नियम होता है वो जब दूरी को बहुत अधिक कर देते हैं, अब देखिए दूरी को बढ़ाते जाऊंगा तो बल का मान क्या होता जाएगा भाई, कम होता जाएगा ना। तो जब बहुत अधिक दूरी पर जो कूलाम का नियम है वो क्या होता है, लागू नहीं होता। इसके अलावा यदि मैं दूरी को कम करते जाता हूँ तो जो बहुत कम दूरी, कितना दूरी भाई, तो 10 की घात माइनस 15 मीटर से, और से इससे मतलब 10 की घात माइनस 15 मीटर से कम दूरी पर जो है न्यूटन का कूलाम का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इससे कम दूरी पर अपने पास एक बल लगता है परमाणु के अंदर नाभिक में, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। ठीक है, ये हम अगले आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे नाभिकीय बल क्या होता है। तो इसकी सीमाएं हैं, पहला ये केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है, गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होता। दूसरा केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है, उसके बड़े आवेशों पर ये लागू नहीं होता। और दूरी को लेकर बात करेंगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ा देखने से बहुत अधिक दूरी पर लागू नहीं होता, और इसके अलावा ये बहुत कम दूरी पर भी लागू नहीं होता जब दूरी 10 की घात माइनस 15 मीटर से कम हो जाती है। तो चूंकि उससे कम दूरी पर अपने पास एक बल लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। ठीक है, जो नाभिक के अंदर लगता है। अब इसे सिंपल से एग्जांपल के समझ सकते हैं। देखिए नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन्स में क्या होता है भाई, क्या पॉजिटिव चार्ज। अब यदि पॉजिटिव चार्ज है तो कूलाम के नियम के अनुसार उस पर क्या लगना चाहिए, प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। दैट मीन्स प्रोटॉन दूर हट जाना चाहिए, दैट मीन्स नाभिक क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा भाई, वो क्या अस्थायी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके अंतर्गत क्या होता है, एक बल लगता है नाभिकीय बल, जो उस प्रोटॉन को विपरीत आवेश होने के बावजूद भी क्या रखता है, बांधे रखता है। उसको लगने वाले बल को नाभिकीय बल बोलते हैं। नाभिक वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो कूलाम के नियम में आप इतना याद रखें, पहला परिचय, परिचय के बाद कथन, कथन के बाद गणितीय व्याख्या, गणितीय व्याख्या के बाद महत्व, महत्व के बाद विशेषता, विशेषता के